हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। बिल्कुल सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे होंगे और आशा है कि जिन भी विद्यार्थियों को एक अच्छा स्कोर चाहिए वो ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे, बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। और हाँ, आगामी जो भी शिक्षक भर्ती आपकी होने वाली हैं, किसी भी राज्य की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब के लिए सीटेट एक पात्रता का काम करेगा। इसलिए आपको एक अच्छे स्कोर को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है और अच्छा कीजिएगा एग्ज़ाम को। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम कर रहे हैं PYQs, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जो होता है आप सब परचेज करके लाते हो, कोई ना कोई बुक कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। बट अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो बेनिफिट आपका ये है कि आप ओरिजिनल पेपर से कर रहे होंगे और साथ में चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इससे ये अनुमान लगता है कि किसी भी चीज़ का उत्तर यही क्यों और कुछ क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं कि अगस्त 2023 का पेपर 2 हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध जो हमेशा से मैं करता आया हूँ, सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बच्चा बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी और जितने भी नए विद्यार्थी अपने चैनल से जुड़ेंगे वे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा एक छोटी सी नोटिस है जो हर बार मैं लगा के रखता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी इसको परचेज कर रहे हैं जिन्हें जैसी भी नीड है, और ये आपका CDP नोट्स है जो बहुत ही कम प्राइस में है। ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सिर्फ आपका CTET ही निकलेगा। एक्चुअली ये पेडागोजी का बुक है, नोट्स है, इसलिए आपका CTET है, टेट है, एस्टेट है या फिर कोई दूसरे राज्य की आप परीक्षा देते हैं जहाँ पर पेडागोजी आती है वहाँ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आके कांटेक्ट करेंगे, आपको ये मुहैया करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चे अपनी क्लास को, और एक छोटा सा काम करना है आपको। चलिए मैं सबसे पहले इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपको दिखने लगेगा ठीक से। थोड़ा सा वक्त लगेगा, देखिए पेपर को एनालिसिस करने में टाइम लगता है। देखिए अगर आपको 30 नंबर चाहिए आउट ऑफ 30, ठीक है, तो समय देना पड़ेगा। टाइम देंगे तो स्कोर ये वाला मिल जाएगा, टाइम कम देंगे तो जिस हिसाब से आप जिस रेशियो में अपना टाइम कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से आपको स्कोर हो जाना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जितने भी मैंने PYQs अब तक कराए हैं अभी हाल ही में, वो उनका सबका लिंक मैं डाल दूंगा। तो जिस किसी भी विद्यार्थी ने या किसी फ्रेंड ने, अगर आपने नहीं देखा है, जिस भी भाई बहन ने नहीं देखा है, अब तक नहीं देखा है, तो उसे कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप लिंक को क्लिक करेंगे और अपने लेक्चर तक पहुंच जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक चीज़ और कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे जहां पर मैं इसकी PDF भेजूंगा, ठीक है। तो जिनको भी बाद में वापस आके कभी देखना हो तो वहां से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और यहां पे देखिएगा पहला क्वेश्चन ही आपका पेडागोजी का लिखा हुआ है। पेपर 2 कर रहे हैं हम लोग, तो किसी भी पेपर 1 स्टूडेंट को ये ना लगे कि पेपर 2 की पेडागोजी बहुत टफ है और ये मेरे लिए काम की नहीं है। पेडागोजी बेटा सबके काम की होती है, ठीक है, सबके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। सबसे पहले कैप्शन के साथ फिल्म का मतलब समझ लो। आजकल तो ट्रेंड में है बहुत सारे सीरियल्स या मूवीज़ या शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट मूवीज़ जैसे कुछ भी है, तो कैप्शन वाली ज़्यादा आ रही। कैप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी एक्टर बोलेगा उसका टेक्स्ट भी लिख के आएगा, ठीक है, तो उसे कैप्शन वाली फिल्म के नाम से कहीं बुलाएंगे। तो यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित होती है। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, मतलब बच्चों में
कैप्शन वाली मूवी का एक साधारण मूवी की अपेक्षा कैसे अधिक प्रभाव पड़ेगा या बच्चे उससे क्या अधिक सीखने वाले हैं। तो जानते हो, बाकी के ऑप्शन मैं पढ़ दूंगा जरूर, लेकिन उत्तर ठीक नहीं बनेंगे। उत्तर आपका फर्स्ट सही है, लिखा हुआ है श्रवण युक्तियाँ। श्रवण युक्तियाँ समझते हो, मतलब हियरिंग टैक्टिक्स कह सकते हो, लिसनिंग टैक्टिक्स कह सकते हो, है ना। सक्रिय रूप से देखना, थोड़ा सा मतलब हम एक्टिव होते हैं चीज़ों को देखने के लिए, और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रामाणिक सामग्री का सेंस यहाँ पर ये है कि जैसे जानते हो क्या है, अब का तो नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम 5 साल पहले चले जाएं या प्राइमरी के विद्यालय या जूनियर के विद्यालय चले जाएं, तो बच्चों को हम एक्सक्यूज मी, सॉरी एंड थैंक यू कहना तो सिखा लेते हैं, लेकिन क्या हमें उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, उसका एक्शन क्या होगा, साथ में किस सिचुएशन में बोला जाना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों में नहीं आ पाती। वो तभी आ सकती हैं क्योंकि मूवी में वो एक्टर या एक्ट्रेस को ये करते हुए देखेंगे। तो एक तो उन्हें सिचुएशन पता चली, दूसरा उनके अंदर एक्सेंट आएगा, तीसरा ये है कि भाषा का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए और उसकी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन किसी चीज़ में एरर ना हो, इसलिए इसको प्रामाणिक सामग्री के रूप में देखा जाता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा कि कैप्शन वाली मूवी का बेनिफिट स्टूडेंट लाइफ के लिए कैसा होगा। ठीक है, ये शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे क्या है वो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन देखिए क्या है। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो क्या हो सकता है? ये स्टेटमेंट सही लिखा है, चलो ऐसी कोई बात नहीं है। बोलते हैं उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है ना, मतलब वो खुद से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते। नए वर्ड्स सिचुएशंस में किस तरह से यूज करना है, इस पर वो काम नहीं कर पा रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आइए 93 में आएंगे। बेटा यहाँ के क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होंगे, डिस्क्रिप्टिव अधिक हैं, समझने में पढ़ने में वक्त ज़्यादा जाएगा। पेशेंस मेंटेन करके चलिएगा, सिखा मैं दूंगा। ठीक है, और अच्छा स्कोर मेरी गारंटी है। बाकी इतना काम तो यार करना पड़ेगा कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, आइए 93 को देखते हैं। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो देखिएगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। अच्छा, यही सही है। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ कि जो बोला जा रहा है उसको किस तरह से किया जाना है। ठीक है, 94 को आएंगे, समझेंगे 94 को। शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है और जिससे सपोज दैट मैं कोई मैथ्स की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज दैट हम सिंपल इंटरेस्ट को कर रहे हैं, साधारण ब्याज को। अभी साधारण ब्याज की कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे को समझ आ गया कि यार ये साधारण ब्याज क्या है, लेकिन वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं स्टेप कौन सा यूज़ करूँ। या सपोज दैट मान लीजिए वो फॉर्मूला भूल गया, तो पिछले वाले पेज पर या पिछली पढ़ी हुई सामग्री को देखने से उसको ये कंफर्म हो रहा है कि मुझे इसके साथ किस तरीके से पेश आना है,
इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाना है। तो मतलब क्या हो गया कि संदर्भ सामग्री की मदद लेना, मतलब गणित की समस्या आती है तो गणित वाली नोट्स को देख करके ही तो वो पढ़ेगा, या मैं सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में जा करके ही तो वो देख रहा है। तो इसका मतलब वो सामग्री कैसी संदर्भित है, मतलब सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है सब्जेक्ट के रेफरेंस में, इसलिए 94 का आंसर आपका बन जाता है फर्स्ट। चलिए 95 को देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और जिन जिन विद्यार्थियों को बड़ा अच्छा स्कोर करना है वे जुड़ें और समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। देखिए नैदानिक परीक्षण में बार बार समझा चुका हूँ, नैदानिक परीक्षण को इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। मतलब है कि अधिगम से संबंधित बच्चों को किस स्तर की और किस किस प्रकार की कठिनाई हो रही है उसका पता लगाना होता है। मतलब ये कह सकते हो कि बच्चे को लर्निंग में कहाँ समस्या हो रही है, मुझे ये देखना है। तो सिंपल है, चौथा ऑप्शन, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु, कहाँ पर वो अच्छी सिचुएशन में है, कहाँ पर वो कमज़ोर हो रहा है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, उस गैप्स को ढूंढेंगे और गैप्स को फिल करते हैं हम लोग हैं रेमेडियल टीचिंग के थ्रू। क्लियर। अब आएंगे 96 में, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है। तो निपुणता परीक्षण यह बताता है कि किसी भी विषय में आप कितनी डेप्थ में हो, आप उसे कितना समझ पाए हो। ठीक है, आइए फर्स्ट जवाब बनता है कि भाषा का वह स्तर जहां तक कि विद्यार्थी की पहुंच बन गई है। ठीक है, मतलब एक लाइन में कहें कि तुम्हारी औकात क्या है, औकात क्या बताती है कि तुम कहां तक तुम्हारी पहुंच है, रीच है, कितना अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार जहां तक आप स्किल्ड होंगे वहां तक आप कर पाएंगे। तो ये निपुणता वाली बात हो जाती है। 97 में आएंगे, प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। ठीक है, यहां पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, मतलब अध्यापक क्या चाहते हैं। कुछ नहीं यार, अध्यापक टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना चाहता है। ठीक है, सॉरी मैं इसको ठीक कर रहा हूं। ये अध्यापक क्या कर रहा है, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा कर रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें संभावित हो सकती हैं। देखिए एक होता है क्वेश्चंस के थ्रू कंटेंट को पढ़ाना, तो कई स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगती, बट जितना क्रीमी स्टूडेंट होगा, क्वालिटी स्टूडेंट होगा, उसको यही समझ आता है। क्यों ये, क्योंकि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, समझ लो। मतलब ये होता है कि इसमें बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है, और जब आपका किसी विषय में इंटरेस्ट बना रहेगा तो वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है, आसान वाली भाषा में वो बातें समझ में आ जाती हैं। 98 को देखिएगा, समझेंगे ठीक से। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, अवरोध समझते हो, डिस्टर्ब कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना उचित होगा। तो देखिए जैसे कि सेकंड नंबर ऑप्शन है, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देना है। उद्यमी विद्यार्थियों पर यहाँ से मतलब है कि जो उत्पात मचा रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। देखिए कक्षा के अंदर बैठा विद्यार्थी है, वो कुछ भी कर रहा हो, वो एक अधिगम का हिस्सा है, और अधिगम को प्रेजेंट करने, उसमें मदद करने के लिए खड़ा कौन है, अध्यापक। तो अध्यापक किसी भी बात को अनदेखा कैसे कर सकता है। समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना। अच्छा, मतलब अब आपको बच्चों के पेरेंट्स बताएंगे कि क्या इसमें करना चाहिए, उसका समाधान क्या है। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। नहीं नहीं, आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं उस बच्चे के, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना, उनको बिजी कर दो ना, उनको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम दे करके ये कहो ना कि इसका सलूशन बताइए, ये आप ही की जिम्मेदारी, आप ही उसको बता सकते हो, आपको करना पड़ेगा। ये बच्चे बिजी हो जाएंगे, ठीक है, और खोज में लग जाएंगे, फिर वो क्लास में अवरोध पैदा नहीं करेंगे। 99 नंबर में आएंगे,
विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, प्रारूपण समझ तो ड्राफ्ट करना, ड्राफ्टिंग करते हैं, संपादन करते हैं, पब्लिश करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो ये किस सेक्शन में आएगा, किस कौशल में आएगा? इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? देखिए भैया, ये लेखन कौशल हो गया। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। लेखन कौशल कैसे बनेगा? देखिए, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं। जब भी हम कुछ लिखना शुरू करने वाले होते, सपोज दैट आपका कोई मित्र है जिसे आपको लेटर लिखना है, तो आप सबसे पहले मेंटली थॉट लेके आते हो, सोचते हो मानसिक रूप से कि यार मैं उसके संबंध में क्या लिखूं और क्या मैसेज उसे भेजना चाहता हूं। फिर संयोजन करना, संयोजन मतलब समझ लो ना कि विचारों का संयोजन करना, साथ में फिजिकली संयोजन करना कि तुमको 2 पेज में लिखना है, 2 पेज चाहिए, पेन चाहिए, पैड चाहिए ना, तो इस तरीके की चीज़ें आप संसाधन करेंगे। प्रारूपण करना, एक ड्राफ्टिंग बना लेते हैं कि हम उसको कितने कम शब्दों में अपनी बात पहुंचा दें, और उसके बाद सारा ड्राफ्टिंग उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद उसे पब्लिश करेंगे, तो हो गया वो संपादन। पब्लिश करना मीन्स जब लिखोगे ना तो आपके अंदर वाले थॉट्स उकर कर लेखन सामग्री में कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो उसे तो कोई भी जान सकता है ना, तो वो पब्लिश हो गया। समझ आई बात? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया सा, प्यारा सा, मज़े आ जाएंगे। सबको आएगा भी नहीं। जो विद्यार्थी जुड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, वो 100% आप हमसे पेडागोजी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे सीख के जाओगे। 100 नंबर देखिएगा। इनका तो यार परंपरा है ना कि अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी जा रही है। अच्छा, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। बिल्कुल सही है। जब हम पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं तो दोनों में क्रिटिकल थॉट्स तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। ओ, ये सही है। 1 मिनट में गलत हो गया भाई जी, मैंने स्टेटमेंट मुझे पहले पढ़ना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, वापस आके पढ़ लेते हैं। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही लिखा है, लेकिन समालोचनात्मक चिंतन के पठन और लेखन उपकौशल होंगे, ये गलत है। सो ऑप्शन मिलेगा चौथा। मैंने ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन में, और स्वाभाविक है वो हो जाता है कई बार जब मैटर लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। 101 में आएंगे, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा? देखिए, भाषाई कौशल को सीखना है तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका मतलब सबसे बढ़िया क्या हो सकता है? ठीक है, तो समावेशित युक्तियों के माध्यम, समावेशित युक्तियों के माध्यम से मतलब ये है कि अगर आप भाषा को सीखना चाहते हो ना, तो सबके साथ उठना बैठना आपका होना चाहिए। कई बार कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आपको अच्छे शब्दों का अनुभव करा देगा, कई बार बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, कई बार मिडिल में, मतलब समझ लो ना। अगर आप चाहते हो कि सबसे थोड़ा थोड़ा सैंपल के फॉर्म में कुछ ना कुछ भाषा के रूप को हम सीख लें, तो सिंपल है कि इसके लिए आपको समावेशित होना पड़ेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, इंक्लूसिव टैक्टिक्स और मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा। 102 में आइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फिर से पढ़ते हैं। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? वर्णनात्मक समझ लो ना, ये पर्टिकुलर किसी घटना को अपने शब्दों में रिप्रेजेंट कर दें। ठीक, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी को क्या करने के लिए कहना चाहिए? कुछ नहीं, फर्स्ट वाला करा दो। एक ऐसी घटना साझा करो जो तुम्हें बहुत अचंभा हुआ हो। क्या है ना कि जिस घटना ने बच्चों को सरप्राइज कर रखा होगा, उसके सारे तथ्य बच्चों को अभी तक याद होंगे। ठीक है, और वो उसे अपने शब्दों में पिरो कर, संयोजित कर कर
आपके सामने पब्लिश करेंगे। क्लियर? 103। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात आसानी से समझ में आ रही होगी और थोड़ा सा धीरज रखेंगे। पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को सीखने में वक्त लगता ही है, ठीक है? आपको बोर नहीं होना है। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, आसान बना रही है। वह किस तरह से के पठन को समुन्नत कर रही है, मतलब बढ़ावा दे रही है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक्सटेंसिव पठन की तरफ है। एक्सटेंसिव पठन का मतलब ये हो जाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि एक बच्चा सिलेबस का ही पढ़ सकता है या पढ़ना चाहता है, उससे बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता। एक बच्चा अपने सिलेबस की चीज़ें तो वो पूरी कर ही रहा होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे नॉवेल, न्यूज़पेपर, ठीक है, स्टोरीज बुक, ऐसी बहुत सारी बुक्स को पढ़ना चाहता है वो। तो मतलब है ऐसे में वो एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ है, मतलब पाठ्य क्रम से बाहर की चीज़ों में पढ़ने की रुचि होना, ये भी कह सकते हो। चलिए 104 को देखेंगे, ठीक है, समझेंगे। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से क्या एक प्रासंगिक नहीं है, मतलब कौन सा उचित नहीं है? तो देखो भैया, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता बिल्कुल ठीक है। बच्चों की अधिकतम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषाएं, ये भी सही है। विद्यार्थियों का स्तर पता होना जरूरी है। चौथा, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। 105 को देखेंगे। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित करिए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक होता है? ठीक है, तो देखो भाई क्या बन सकता है, बहुत प्यारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन, पृष्ठपोषण और लिखित रिपोर्ट। ठीक है, 106 में आइएगा। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए, कविता के अनुसार बात है ना, पेडागोजी यहां से समाप्त। शुरू करेंगे कविता के अनुसार क्वेश्चंस को करना, उससे पहले कविता का पढ़ा जाना जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं कविता, जो बहुत प्यारी और खूबसूरत लिखी हुई है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, ध्यान दीजिएगा, मजे आ जाएंगे यहां तक पढ़ के आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये मोटिवेट भी करेगी। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वो तो दीवाने हैं। दीवाना होना पड़ेगा अगर सपने चाहिए। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वो तो दीवाने हैं। अगर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से ना डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। अपनी शहर मतलब अपना दिन, अपना सुबह, है ना। कहते ना कि यार अपने भी दिन आएंगे, सुना कि नहीं सुना? कई बार हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, वो कई सारे विद्यार्थी बात करते हैं ना, कल को यार मेरी जॉब लग जाएगी ना, तेरे जैसे मेरे वाले भी दिन आएंगे। तो दिन तो आएंगे, दिन मीन्स तेरा शहर आएगा, ये शहर नहीं है। तेरा अपना भी शहर होगा, अपनी भी औकात होगी, अपनी भी सुबह आएगी, अपने भी दिन अच्छे होंगे। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी है? बताओ भाई, क्या ज़रूरी है? निष्ठा एवं इच्छा शक्ति। क्यों कहा उन्होंने कि जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वो तो दीवाने हैं। उन्हें इश्क हो जाता है अपने सपने से। वैसे आजकल विद्यार्थी को इश्क कहीं और हो रहा है, वो बेटा ज़रूरी है कर लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल किससे करना है? अगर सपना पूरा करना है ना, तो सपनों से प्यार करना सीख लो। जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति क्या होती है? 107 सदैव बनी रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आज सुख है
तो दुख की स्थिति कभी नहीं बनेगी, या आज आशा है तो कल निराशा नहीं बनेगी। ये स्थितियाँ बड़ी सामान्य हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, या जीवन के ही दोनों पक्ष हैं। जो पक्ष अपनी साइड हो वही उसी में जीवन होता है। 108 शहर का अर्थ क्या होता है? अपने दिन, अपनी सुबह, अपना वाला समय। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? चलो भाई, इसका जवाब आप दोगे, मैं नहीं दूंगा, पढ़ो इसको। ऐसी कौन सी लाइन है जो मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी? गर लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें अपने सपने पाने हैं, चल कश्ती उठा सागर में उतर। क्या है? ये मनोबल को बढ़ा रही है, आत्मशक्ति को बढ़ा रही है कि चल कश्ती उठा, जो टास्क तूने लिया है वो उठा कंधों पर और उतर जा सागर में। डूबोगे नहीं अगर कर्मठ हो, मेहनत करना जानते हो। मेहनत करना नहीं जानते हो तो नहीं होगा, ठीक है। तैरना नहीं आता, सागर में डूबेंगे, जान पर आ जाएगी, सीख जाएंगे ना वहीं से। कविता के मुख्य स्वर में कौन सा वाक्यांश उचित है? हम मुख्य स्वर में कौन सा वाक्यांश उचित है तो इसको समझेंगे। मुख्य स्वर का क्या मतलब हो जाता है तो देखिएगा, सागर में उतर। कविता में मुख्य स्वर में कौन सा वाक्यांश उचित है तो सागर में उतर। अच्छा, फिक्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? फिक्र तो चिंता होती है ना, तो ये चिंता वाला ऑप्शन बन गया। चलिए, एक पैसेज और रह गया है और उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं और 5-7 क्वेश्चन हमने इधर के कर लिए। जो हमारी दूसरा पैसेज होता है, ये लास्ट पैसेज है। भैया बहुत ध्यान से पढ़ लो यार, बहुत मस्त पैसेज है, आपको पूरा मज़ा आने वाला है, मज़े आ जाएंगे आपको, ठीक। और साथ में एक बात और कि ये ऐसे पैसेज से ना कॉम्प्रिहेंशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं, मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। पहले वो बौद्धिक दृष्टिकोण के बारे में जानता ही नहीं था, वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्व नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में भी भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। आइए पढ़ते हैं 112 नंबर में क्या कहा जा रहा है। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य में रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा करी जा रही है? ठीक है, तो देखिएगा, इस दौर के लोग कौन से वाले दौर के लोग? 9-10 हजार वर्ष पूर्व वाले लोग। परेशान मत हो, यहां लिखा है, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ना। मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोजी। एक चीज बच्चा और ध्यान रखना कि पैसेज में जितनी बात करी गई है उससे ज़्यादा तो हम सोच ही नहीं सकते। जितना पैसेज में है उतनी ही बात करेंगे, तो यहाँ का कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। भक्ति योग का महत्व क्या है? 113 नंबर में बताएं क्या उत्तर बनेगा? अरे, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में भक्ति योग का महत्व है। वास्तविक प्रगति तभी होगी जब आप भक्ति योग में होंगे। आइए 114 नंबर में देखिएगा। 114 नंबर में देखिए, सारे ऑप्शन रख के तुम्हें देखना पड़ेगा। और सारे क्यों रखो? आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। भक्ति योग, ज्ञान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। अच्छा, ये जरा सशक्त वाला ऑप्शन कहाँ पे था? कहीं तो देखिए, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को मजबूत बनाएंगे। कौन से वाले दोनों? कर्म और ज्ञान योग। कर्म और ज्ञान योग कहाँ लिखे भैया?
ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, खत्म बात। ठीक है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में का महत्व सर्वाधिक है। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व अध्यात्म का होना चाहिए। ठीक है, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, तो एकमात्र मार्ग कौन सा होगा? भक्ति का। ये ऐसी बातें यहाँ पे करी जा चुकी हैं। 117 में आइएगा, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? ठीक, तो किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? तो वे हैं आपका मानसिक विकास। उसने ज्ञान और कर्म योग की बात करी, ठीक, और बाद में भक्ति मार्ग अपना लिया। मानसिक विकास की कोई बात उसने नहीं करी। विशेषण विशेष्य का उदाहरण क्या है? देखिए, विशेषण वह शब्द है जो किसी भी शब्द की विशेषता बताएगा, और जिस किसी भी शब्द की विशेषता बताई जा रही हो वह विशेष्य होगा। जैसे मैं कहूँ कि वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है? विशेषण, और लड़की क्या बनेगी? विशेष, क्योंकि उसकी क्या करी जा रही? विशेषता। अब देख लो कौन सा वाला ऑप्शन आपके लिए ठीक है ना? तो उज्जवल पक्ष, कैसे? पक्ष क्या है? विशेष, और पक्ष है कैसा? उज्जवल। ठीक है, सबसे बुद्धिमान, मानव इतिहास, अधिक तेजी नहीं होगा। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होगा। समूह से भिन्न क्या है? तो समूह से भिन्न क्या है? कर्म, साल, मदद, तेजी, है ना? कर्म क्या है? बिल्कुल अलग है। तेजी, मदद, साल, ये सब कहीं ना कहीं भाव प्रधान वर्ड हैं। तो आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसका पीडीएफ आपको, इसका और इससे पहले वाली का दोनों का टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अब तक जो भी मैंने अभी हाल ही में लास्ट वीक में जो कुछ भी मैंने PYQs कराए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। थैंक यू सो मच।